हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और हमने काफ़ी चैप्टर इस बारे में पढ़े और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th की पॉलिटी की बुक में। और उसके हमने 3 अध्याय पहले हम पढ़ चुके हैं और अब हम उसका अगला अध्याय अध्याय 4 पढ़ेंगे, जो कि है संस्थाओं और संस्थाओं का कामकाज। इस नाम से ये चैप्टर है और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसका सबसे पहले इसका परिचय दिया गया है, जिसके इस पूरे चैप्टर में दी गई बातों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। पहला है लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा सबसे अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र के संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 स्तरीय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षिप्त में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती है। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्रीय संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ने पर हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रख सकते हैं। इसमें हमसे पहला पॉइंट दिया गया है, जो है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो समझने के पहले ही पहला पॉइंट है एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार के एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या लिखी थी। ये आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। ओएम नंबर 36012/31/90 ये उसका क्रमांक हो गया। तो कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। ये छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश के एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था, इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होगी। जब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी, उन्हीं का एक और नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। अब अब तक नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए तृतीय श्रेणी तैयार की जा रही थी, और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे।
फिर है निर्णय करने वाले। अब निर्णय करने वाले में है कि इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर है, पर वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इसमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इस प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसके बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज के से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद के में राष्ट्रपति के दो सदन होते हैं। पहला है लोकतंत्र और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इसके बारे में पता करते हैं। आइए तो पता करते हैं। ये सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट को उनकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। वादा जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और उसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। यह सिंह प्रधानमंत्री बने और इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। इसके बाद ये दिया गया है एक विज्ञापन। फिर हुआ कैबिनेट के फैसले को क्रमिक तथा प्रशिक्षित विभाग में भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ये वाला नंबर वाला डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और अगले कुछ महीने तक यह फैसले का ये देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इसमें से कुछ हिंसक भी थे, जिसमें नौकरियों
के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों के में आरक्षण जरूरी है। इसका उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। अधिक योग्यता वाले होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों को और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश के अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं बनाम अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। ये है कुछ अतिरिक्त जानकारी, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ें। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण में देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने के लिए इस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है, और अगर इन फैसलों या लिए गए या फिर लागू करने के में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। इस सब के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारियों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट जैसे संस्थाएं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस
उदाहरण में दूसरे संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिकाएं क्या है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इसमें नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज के कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इसलिए संस्थाओं के कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की जरूरत क्या है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ी वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। फिर है अगला टॉपिक हमारा जो है संसद। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं लिया था। लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल कर देखते हैं कि क्या इसमें संसद का भी कहीं जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों से पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन यह रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद में कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर की पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। पहला है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि दुनिया भर के संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में इसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद भी सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की सर्वोच्च संघ है। संसद की किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। फिर आगे है संसद के दो सदन। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसे चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन में संसद आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की और असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन में सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोनों में वो अलग अलग है, वो बताइए आप कमेंट में। सदस्यों को कौन चुनता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? इसका कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष? 5 वर्ष, 6 वर्ष, कितना होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है, या कौन से को किया जा सकता है या कौन से को नहीं किया जा सकता? इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जो है लोकसभा बनाम राज्यसभा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर अब विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। फिर है, हम एक आम लोकसभा के दिन की चर्चा करें तो उसमें इस ब्रैकेट में या इस बॉक्स में इस चीज को अच्छे से समझाया गया है। लोकसभा के में एक दिन 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 का एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इन दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। सबसे पहले है 11 बजे। कड़ी में है 11 बजे का समय। विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकी समूहों
लोगों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर का आंकड़ा बताइए, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाई अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर है 12 बजे का समय, ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के लिए वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। फिर है 12:02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। फिर है समय उसी में आगे बताया, मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। फिर समय हो गया 12:14। कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिसमें शामिल थे तहलका मामले में हुए नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई की प्रतिशोधक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत और आंध्र प्रदेश में किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों में नवीनीकरण की आवश्यकता। फिर है अगला 2:26 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे कौन से? प्रतिभूति कानून संशोधक विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्ती शोधक विधेयक। फिर समय हुआ 4 बजे। आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा। फिर हुई 7:17, चर्चा समाप्त हुई, सदन अगले दिन के लिए स्थगित हुआ। तो ये एक लोकसभा के एक दिन की पूरी कार्रवाई बताई गई है। फिर अपना अगला टॉपिक आता है राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसमें हमने इस अध्याय में शुरुआत में की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन यह भी जानते हैं कि अगर इन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वह सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। तो इसी में हमारा अगला सब पॉइंट आता है कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है इन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के
शासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी-कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीन मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह इसे जनता की ओर से अच्छी उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री उन्हें अपने उद्देश्य के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा एक बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ हम अगला पॉइंट पढ़े हैं, तो वो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे संसद में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बस शर्त है वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस समय उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ये एक कार्टून है, उस कार्टून को आप इसके बारे में जानकारी आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री पहला पॉइंट है, जैसे किस किस तरह के मंत्री होते हैं उसमें है। कैबिनेट मंत्री होते हैं वो है अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने
पर कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। फिर है राज्य मंत्री, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और अपनी उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार में फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय के सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिर है प्रधानमंत्री की, ये कार्टून है, और कार्टून की जानकारी आप यहाँ पढ़ लें, और कार्टून देखना हो तो ये देखें। और इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि किसका कार्टून होगा? फिर है प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री व मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे के से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विवाद में विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री इसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। इससे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कभी-कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया करने का एवं रुझान के अपना योगदान करती हैं। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी ने भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उससे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर इन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। फिर अगला अपना पॉइंट आता है राष्ट्रपति। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अंग
आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति के पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। फिर है राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सशरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से होते हैं। सभी प्रमुख नीतियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह का पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कानून बनता है, के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास पारित करती है और उसे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज हो जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा के में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। फिर है राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया में अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहां अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती, न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल में लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है।
ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाला भारत जैसे देश में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली में शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ये है कुछ जानकारी जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर है न्यायपालिका, अगला पॉइंट अपना। इस बार भी हम सरकारी आदेशों की उसी कहानी पर लौटते हैं जिसमें हमेशा हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों को में क्या होता। देश के सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का कोई अधिकार नहीं होता तो फिर क्या होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता तो क्या होता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते तो क्या होता। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूर ही माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ये है एक कार्टून, नहीं, एक अखबार की कटिंग। और भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना होता है। वह इसमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के में देश के नागरिकों के बीच वो सुनवाई किस किस के बीच में कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच भी वो सुनवाई करता है। दो या इससे अधिक राज्यों सरकारों के बीच में भी और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवादों की जानकारी या उसमें सुनवाई वो करता है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका व कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मसौदे पर नियुक्त करता है। और व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीशों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय में के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही हम अनुमान मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव होता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल होता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है और भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की और कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने
उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत संविधानों में बदल नहीं कर सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लेख के मामले में इंसाफ पाने के लिए उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसी स्थिति इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार और निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को भी काफी विश्वास हासिल है। ये है कुछ अतिरिक्त जानकारी और ये है चित्र जिसमें भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति जस्टिस J.S. खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। तो ये थे 2017 में मुख्य न्यायाधीश। तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं या शब्दावली जिसे हम कह सकते हैं। गठबंधन सरकार, विधेयक की किसी एक पार्टी के बहुमत हासिल न होने पर सूरत में दो या उससे अधिक पार्टियों में जो गठबंधन बनती है वो कार्यपालिका जो काम करती है। सरकार जो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश के व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार हो। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों को संसाधनों को नियंत्रित करने की निगरानी करती है। न्यायपालिका जो हमें न्याय प्रदान करती है। विधायिका जो विधायक यहाँ से चुने जाते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो ये होता है। कार्यालय ज्ञापन, जो कार्यालय ज्ञापन यानी कि कार्यालय के बाद अधिकारियों द्वारा किया गया जो फैसले का जो पत्र होता है वो कार्यालय ज्ञापन होता है। और राजनीतिक संस्था जो भी दल होते हैं जो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। आरक्षण होता है किसी नीचे दबी कुचली किसी वर्ग को सहयोग देकर उसे ऊंचे बढ़ने में मदद करना। और राज्य कुछ भी हो सकता है। देश भी एक राज्य की श्रेणी में आ सकता है। निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार और हो, घरेलू तथा विदेश नीति को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्रीय और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाई या प्रांतों के लिए भी होता है। इसे अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि राज्य भी कहे जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये था कौन सा, चौथा चैप्टर, और अगले में पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर जो होगा इस बुक का अंतिम चैप्टर। उसके बाद में 9th क्लास में एक अतिरिक्त बुक है जो अब तक के जो भी क्लासेस हमने जो बुक पढ़ी उसमें नहीं थी, जो कि है अर्थशास्त्र के नाम से या इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के नाम से जो बुक है उसमें भी 4 से 5 चैप्टर होंगे। तो उसको हम इन 5 अध्याय पढ़ने के बाद में शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।